इसके बाद ये फेज डायग्राम है जी। फेज डायग्राम आर बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम कंडीशन, दैट इज फॉर फेज इक्विलिब्रियम इट इज अज्यूम दैट ईच फेज रिमेन्स इनवेरिएंट, ठीक है, constant quality under constant condition on a molecular level. When two or more phases are present, there will always be molecules that move from one phase to another, but under phase equilibrium the net flux is zero. इनके फेज डायग्राम में क्या होता है जी, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होती है कि आपके हर दो मतलब के जो फेजेस उनके दरमियान इक्विलिब्रियम की वो लाइन होगी, वो आपको लाइन, उस लाइन में क्या उसने कहा जी नेट फ्लो जो आपका फ्लक्स जीरो है, यानी कि आपका मॉलिक्यूल अगर एक फेज से दूसरे फेज में जा भी रहे हैं तो लेकिन उनका नेट जो है उनका डिफरेंस करें तो वो जीरो आएगा, ठीक है। मॉलिक्यूल मतलब लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हैं या सॉलिड से लिक्विड में आ रहे हैं, ठीक है। आगे फेज डायग्राम आपको बताते हैं। अगर ये देखना जी, ये टेम्परेचर और प्रेशर के दरमियान एक डायग्राम है जी, ठीक है। ये आपका सॉलिड है स्ट्रेट लाइन से साइड में, और ये सेंटर में आपका लिक्विड और ये आपका वेपर है। तो इस जो सेंटर वाली ये लाइन है इस पे लिक्विड और वेपर आप इन इक्विलिब्रियम में, ये जो स्ट्रेट लाइन है सीधी इस पे सॉलिड और लिक्विड आपस में इन इक्विलिब्रियम में। तो ये जो आपका पॉइंट होगा ये क्या जी, आपका एक पॉइंट इज दी ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट क्या बताया था आपको? हाँ जी, ट्रिपल पॉइंट क्या बताया था? बोले शाबाश। व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट? बता सकते जी, व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट? वो ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपका ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे आपके तीनों फेज इक्विलिब्रियम में होते हैं, सॉलिड लिक्विड और वेपर, ठीक है, उसको कहते हैं जी ट्रिपल पॉइंट। और ये आपका बी पॉइंट क्या आपका बताएं शाबाश? क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट कौन सा होता है, तो बता सकते हैं जी आंसर इम्तियाज? नहीं खालद सत्यान हैदर, ये आपको पढ़ाया है यार। क्रिटिकल 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 कौन सा होता है पॉइंट? बोलें शाबाश, आवाज आनी चाहिए। ऐसा पॉइंट जहाँ पे आप गैस और लिक्विड में क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, उस पॉइंट को क्या कहते हैं जी? जहाँ जहाँ आपके पास डेंसिटी या आपके पास प्रॉपर्टी सॉलिड लिक्विड और गैसेस की सेम हो जाती है, उसको क्या कहते हैं जी? क्रिटिकल पॉइंट। और इस पॉइंट से ऊपर कौन सा होता है जिसको क्या कहते हैं? सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट से ऊपर आप जो है आप लिक्विड और गैसेस के दरमियान डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि दिस इज अ लिक्विड एंड दिस इज अ गैस, ठीक है। ये आपके पास एक फेज डायग्राम थी, ठीक है, जिसमें आपका कांस्टेंट वॉल्यूम था, प्रेशर और टेम्परेचर का एक रिलेशन था, लेकिन आपका क्या था जी, वॉल्यूम कांस्टेंट था वो एक। अच्छा, उसके बाद यहाँ से पढ़ा हूँ जी, इफ द वेपर and liquid of a pure component are in equilibrium, the equilibrium pressure is called the vapor pressure, which we will denote by P steric, ठीक है। यानी कि अगर आपका लिक्विड और वेपर आपके आपस में इन इक्विलिब्रियम में जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं वो वेपर लिक्विड, उसको क्या कहेंगे जी? वेपर प्रेशर, ठीक है। At a given pressure, there is only one pressure at which the liquid and vapor phases of a pure substance may exist in equilibrium। कहता है कि हर टेम्परेचर पे एक ही ऐसा प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर होगा, जिस पे लिक्विड और वेपर्स आपस में क्या है जी, इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है जी। तो हर प्रेशर पे, हर टेम्परेचर पे एक ही प्रेशर होगा जहाँ पे आपका लिक्विड और वेपर और इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। उसके बाद नीचे आपके पास बॉइलिंग क्या होती है जी? बॉइलिंग आपको बता दी थी लास्ट लेक्चर में, क्या होता है बॉइलिंग? बताएं शाबाश। द चेंज ऑफ फेज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर को क्या कहते हैं जी? बॉइलिंग, ठीक है। तो ये जो आपके लिखे ना BEN, ये बेसिकली जो पॉइंट है फिगर के अंदर जो है, नीचे फिगर होगी उसके अंदर ये जो पॉइंट है उस पॉइंट की ये डिस्क्रिप्शन दे रहा है, ठीक है। ये बी है या, ठीक है, इसके अंदर ये सारी डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि इस ये पॉइंट आपका बॉइलिंग पॉइंट है, ये बबल पॉइंट है, यहाँ पे कंडेंसेशन हो रही है,
यहाँ पे आपकी इवापोरेशन हो रही है, यहाँ पे फ्रीजिंग हो रही है, ये सॉलिड रीजन है या गैस रीजन है, ठीक है। उसके बाद बबल पॉइंट कौन सा होता है जी? कि टेम्परेचर एट विच लिक्विड जस्ट स्टार्ट टू वेपराइज, यानी जस्ट वेपराइज होने लगे, उस पॉइंट को क्या कहते हैं जी? वो लास्ट पॉइंट जहाँ पे वेपर में कन्वर्ट होने लगे उसको क्या कहते हैं जी? बबल पॉइंट। कंडेंसेशन क्या होता है जी? आपका चेंज ऑफ फेज फ्रॉम लिक्विड वेपर टू लिक्विड, वेपर का लिक्विड में वापस आना, उसको क्या कहते हैं जी? कंडेंसेशन। उसके बाद ड्यू पॉइंट क्या होता है जी? द टेम्परेचर एट विच द वेपर just begun to condense at a specific pressure, namely temperature values on the horizontal axis। कहता है जब आपका एक खास प्रेशर पे आपका क्या होता है जी? वो एक खास प्रेशर पे जब स्पेसिफिक प्रेशर पे एक ऐसा टेम्परेचर का पॉइंट जहाँ पे आपके वेपर क्या होते हैं जी? कंडेंस होना शुरू होते हैं, उसको क्या कहते हैं जी? ड्यू पॉइंट कहते हैं जी। यहाँ पे आपका यानी कि वेपर से वापस वो टेम्परेचर उस स्पेसिफिक प्रेशर पे, वो टेम्परेचर जहाँ पे आपका वेपर दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उसको क्या कहते हैं जी? ड्यू पॉइंट, यानी कि कंडेंसेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। आ गया जी इवापोरेशन, द चेंज ऑफ फेज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, इसको क्या कहते हैं जी? इवापोरेशन। फ्रीजिंग क्या कहते हैं या सॉलिडिफाइंग क्या होता है जी? चेंज ऑफ फेज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, इसको क्या कहते हैं जी? फ्रीजिंग। ये उसमें शो किया हुआ है एन टू एल, यानी से एल, एन से और एल तक जो आपके पास लाइन है वो कौन सी आपकी फ्रीजिंग पॉइंट है, ये नीचे आपको नजर आ जाएगा एन की तरह, ये एन से एल, ये आपके पास ये लाइन जो है एन से एल तक, इसको क्या कहते हैं जी? फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास कौन सी अगली टर्म है जी? मेल्टिंग। मेल्टिंग को क्या कहते हैं? फ्यून भी कहते हैं जी। फ्यून को क्या कहते हैं? मेल्टिंग। चेंज इन फेज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड को कहते हैं जी? फ्यून, ठीक है। ये आपके पास एल टू एम है, तो शो हो रही है ये एल से एम, ठीक है जी। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर 180 m, द टेम्परेचर विच द लिक्विड विल बिगिन टू बॉयल एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर, इनके जहाँ पे आपका लिक्विड क्या हुआ बॉयल होना शुरू करे, उसको क्या कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट इनके एट 180 m पे आपका जो टेम्परेचर है, जहाँ पे आपका सॉलिड जो है वो मेल्ट होना शुरू करे, उसको कहते हैं जी मेल्टिंग पॉइंट। आगे सैचुरेटेड लिक्विड है सैचुरेटेड वेपर, वैल्यूज अलोंग द लिक्विड एंड वेपर कर्व, यानी कि वो आखिरी पॉइंट जहाँ पे आपका लिक्विड क्या है जी? वेपर में कन्वर्ट होना शुरू कर दे, उसको कहते हैं सैचुरेटेड लिक्विड, यानी कि फुली सैचुरेटेड। यानी कि हम आप किसको तंग करते हैं तो एक खास पॉइंट के बाद वो क्या होता है जी? भड़क जाता है वो, यानी कि क्या होता है वो सैचुरेट हो जाता है। या हम खाना खाते हैं कहते हैं या ये फुली सैचुरेटेड, मैं मेरे पास हिम्मत नहीं है, तो ये सैचुरेटेड लिक्विड का मतलब है वो लास्ट पॉइंट जहाँ पे आप थोड़ी सी हीट देंगे वो लिक्विड क्या है जी? वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और वो सैचुरेटेड वेपर इसका इनवर्स है, यानी कि वो लास्ट पॉइंट वेपर का जहाँ से भी आप थोड़ी सी हीट निकालेंगे आपका वेपर क्या है जी? लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, उल्टा है यानी कि, ठीक है। सैचुरेटेड लिक्विड में क्या है? लिक्विड से वेपर में जाए, यानी कि वो लास्ट पॉइंट। और सैचुरेटेड वेपर में क्या है? वेपर से वापस लिक्विड में, उसको क्या कहते हैं? सैचुरेटेड लिक्विड। अच्छा, टेम्परेचर एंड प्रेशर वैल्यूज फॉर द लिक्विड बिटवीन द मेल्टिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर, यानी कि जर्नल जो आपका लिक्विड है वो उसको कहते हैं सब कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि आपके पास मेल्टिंग और वेपर प्रेशर यानी कि कर्व के दरमियान जो आपका लिक्विड का रीजन है, ये आपके पास लिक्विड, इसको क्या कहते हैं जी? सब कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं, ठीक है। ये आपका सॉलिड वाली लाइन है, सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम, ये वेपर एंड लिक्विड इन इक्विलिब्रियम, ये दरमियान में आपके पास लिक्विड, इसको क्या कहते हैं? सब कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। अब आप आगे आपके पास है सब्लिमेशन, चेंज इन फेज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर, डायरेक्टली फेज चेंज करना सॉलिड से वेपर में, उसको क्या कहते हैं जी? सब्लिमेशन। J2K, ये देख लें, ये J2K, ये आपके पास यहाँ पे डायरेक्टली आपका सॉलिड क्या है, यानी कि आपके पास आइस है तो वो डायरेक्टली आपके पास स्टीम में चली जाएगी, गैस में चली जाएगी। उसके बाद आपके पास क्या है जी? सब्लिमेशन कर्व, उस कर्व को कहेंगे सब्लिमेशन कर्व। सब्लिमेशन प्रेशर, वो उस प्रेशर को कहेंगे सब्लिमेशन प्रेशर। सुपर क्रिटिकल रीजन कौन सा होता है जी? अबव क्रिटिकल पॉइंट से आपके पास, यानी कि वो क्रिटिकल पॉइंट आपको बताया जहाँ पे आप सॉलिड, आप लिक्विड और गैस को आप क्या कर सकते हैं जी?
डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो उसको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। उससे ऊपर जो रीजन होगा उसको सुपर क्रिटिकल रीजन कहते हैं। आगे जी सुपर हीटेड वेपर, आपका 100 से ऊपर आप जितनी हीट देते रहेंगे वो आपके वेपर्स सुपर हीट होते जाएंगे, मजीद उनके अंदर यानी कि हीटिंग कैपेसिटी उनकी बढ़ती जा रही है। तो जितना टेम्परेचर ऊपर जाता जाएगा आपके बॉइलिंग पॉइंट से इतना उसका टेम्परेचर क्या होगा जी, सुपर हीट, डिग्री ऑफ सुपर हीट उसको कहेंगे। ठीक है, वैल्यूज ऑफ वेपर आर टेम्परेचर एंड प्रेशर एक्सीडिंग दोज एट सैचुरेशन। ठीक है, इन सैचुरेशन वो कौन सा 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का, उसके ऊपर जितना टेम्परेचर देते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे तो उसका क्या जी, वो आपके वेपर क्या हो जाएंगे, सुपर हीटेड वेपर। The degree of superheated vapor are the difference in temperature between the actual temperature and the saturated T at the given temperature, given pressure. इनके एक 1 atm पे लेट सपोज आपका स्टीम का टेम्परेचर है 40, तो और आपका नॉर्मल सैचुरेटेड टेम्परेचर कितना है 100, तो वो 40 क्या है आपका डिग्री ऑफ सुपर हीट। ठीक है, आगे वेपोराइजेशन क्या है, चेंज ऑफ फेज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, उसको क्या कहते हैं वेपोराइजेशन। ये आपका प्रेशर है, ये आपका टेम्परेचर है। ठीक है, तो इसके दरमियान एक ग्राफ बनाया है। ठीक है, तो ये आपके पास सॉलिड और वेपर एंड लिक्विड इन इक्विलिब्रियम है, सॉलिड एंड लिक्विड इक्विलिब्रियम है। ये आपके पास सब कूल्ड लिक्विड है यानी कि जनरल लिक्विड है। ठीक है, और ये आपके बाद एल से एम क्या था, ये मेरे ख्याल में आई थिंक वो ट्रिपल पॉइंट, नहीं ट्रिपल पॉइंट ये नीचे जहाँ एरो शो हो रहा है ये आपके पास मेरे ख्याल में मेल्टिंग पॉइंट था। ठीक है, और ये सुपर हीटेड वेपर आगे जितना टेम्परेचर उसका बढ़ता जा रहा है, और ये आगे इधर इस साइड पे आपका क्या है जी, सुपर क्रिटिकल रीजन है। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन है जी, पूछें जी पार्टिसिपेंट, इज देयर एनी कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। कोई डेफिनेशन ना समझ आई हो बोले शाबाश, आपको पता होना चाहिए। इसमें से आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, एडवांस में बता रहा हूँ आपको कि सब्लिमेशन क्या होती है, फ्यूजन क्या होता है, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है, वेपोराइजेशन क्या होता है, एवापोरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, ड्यू पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यू शुड नो अबाउट दिस। ठीक है जी, कोई और कंफ्यूजन है जी, बता दें फिर आगे चलें। ये भी आपके पास एक फेज डायग्राम है जी, प्रेशर और वॉल्यूम है पी और वी के दरमियान। वो ऊपर वाली डायग्राम कौन सी थी आपके पास, पी और टी के दरमियान थी। तो यहाँ पे अब आपके पास है पी और वी कैप इन स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक, तो ये बताया उसने कंप्रेस्ड लिक्विड रीजन है। ठीक है, और ये कंडेंसेशन है, यहाँ से वापस जाएं स्ट्रेट में जाएं तो वेपोराइजेशन है, ये कंडेंसेशन है आपके पास, ये वेपोराइजेशन है। यहाँ पे आपका सैचुरेटेड लिक्विड और वेपर रीजन है, यानी कि आप थोड़ी सी हीट ऐड करेंगे तो आपके वेपर बन जाएंगे, थोड़ी सी हीट रिमूव करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, ये सब्लिमेशन लाइन है। ठीक है, तो सब्लिमेशन लाइन कौन सी होती है, सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में जाना है। ठीक है, तो ये ट्रिपल पॉइंट लाइन है। इससे नीचे क्या है जी, इस ट्रिपल पॉइंट लाइन पे क्या होता है, तीनों फेजेस इक्विलिब्रियम में होते हैं। ठीक है, एग्जिस्ट करते हैं। तो उससे नीचे वाली क्या है जी, सॉलिड और वेपर का रीजन है। ठीक है, तो ये सब्लिमेशन लाइन है। आगे ऊपर सुपर हीटेड रीजन है। ठीक है, हाँ जी, कोई कंफ्यूजन है जी पूछे। सर ये सब्लिमेशन में जे एंड के क्या है? इधर लिखा हुआ जी एंड के, वो पॉइंट है जी, वो लाइन के ऊपर जो पॉइंट है ना, कहाँ पे पढ़े ये वाला, सर डेफिनेशन में लिखा हुआ था जे टू जे के। एंड के। अब इस डायग्राम में वो कहता है जे ये है, यहाँ से के तक जो लाइन है तो उसको क्या कहते हैं जी, सब्लिमेशन लाइन। ठीक है जी, जे टू के तक जो लाइन है ये जे है ना, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है सर। किसको जूम करता हूँ, नजर आई है, ये जे है, यहाँ से के तक कहता है सॉलिड डायरेक्टली क्या इसमें कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, तो इसलिए उसको डायरेक्टली सॉलिड ऑफ टू लिक्विड कन्वर्शन को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। तो ये इसमें बेसिकली 7 पॉइंट लिखे होंगे जी, कि एल पॉइंट किसका है, के किसका है, एन किसका है, बी किसका है, डी किसका है। ठीक है,
इसी तरह इस पॉइंट पे भी आपके पास ए से बी आपके पास वेपोराइजेशन है, सी से डी आपके पास कंडेंसेशन है, ये ऊपर आपका क्रिटिकल पॉइंट है टॉप पे, ये आपका सब्लिमेशन है, ये ट्रिपल पॉइंट लाइन है, ठीक है, ये कंप्रेस्ड लिक्विड रीजन है। अच्छा ये देखें ना आप, यहाँ पे उसने कहा इनिशियली 100% सैचुरेटेड लिक्विड, ठीक है, सैचुरेटेड लिक्विड का क्या मतलब है कि आपके पास कंप्लीटली लिक्विड है, थोड़ी सी हीट ऐड करें तो वो किस में चला जाएगा, वेपर में, ठीक है। ये सैचुरेटेड मिक्सर लिक्विड एंड वेपर यानी कि दोनों हैं जी इन इक्विलिब्रियम में, ठीक है। और सैचुरेटेड वेपर क्या है जी, आप थोड़ी सी हीट रिमूव करेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा जी, इनको प्रेशर बढ़ाएंगे या हीट रिमूव करेंगे तो वो क्या हो जाएगा जी, वेपर में लिक्विड में वापस कन्वर्ट हो जाएगा। कंप्रेस्ड लिक्विड रीजन आपने वो डेफिनेशन देख लेनी है जी। आगे जी आपके पास क्वालिटी, क्वालिटी कहता है द फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज ऑफ द टोटल वेपर लिक्विड मिक्सचर दैट इज वेपर, इनके वेपर और लिक्विड के अंदर जितनी परसेंटेज आपके पास वेपर की होगी तो उतनी उसकी क्या होगी जी, क्वालिटी होगी, जितने वेपर ज्यादा होंगे उतनी उसकी क्वालिटी ज्यादा होगी, ठीक है। इक्विलिब्रियम की क्या डेफिनेशन होती है जी, को बता सकते हैं जी? व्हाट इज इक्विलिब्रियम? आगे से आपका रिस्पांस भी चाहिए यार, बोलो शाबाश। सर जब वेपोरेशन और कंडेंसेशन रेट इक्वल हो जाते हैं। इसके अलावा ये तो आपके पास उसके लिए स्पेसिफिक हो गया, और इसके अलावा क्या इक्विलिब्रियम हो सकता है? सर कोई भी इस तरह की स्टेट है जिसमें ऑपोजिटिंग जो फोर्स होती है और इन्फ्लुएंस फोर्स होती है वो बैलेंस हो जाए। तो आपका मैकेनिकली हिसाब से आगे, और कौन सा इक्विलिब्रियम हो सकता है? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या मतलब है कि आपका स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट, यानी कि आपका कंप्लीटली रेस्ट है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, नो टेंडेंसी टू चेंज स्टेट, ठीक है, यानी कि आपके पास कोई आपके सिस्टम में ऐसी कोई टेंडेंसी नहीं है कि वो चेंज स्टेट को चेंज कर सके। नो प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग यानी कि फिजिकल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अगर क्यों फिजिकल इक्विलिब्रियम तमाम फोर्सेस बराबर होंगे तो डेफिनेटली वो उसकी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग जो है ना वो नहीं होगी, प्रोसेसिंग नहीं कर सकता क्योंकि तमाम फिजिकल फोर्सेस बराबर हैं। नो फ्लक्सेस ऑफ एनर्जी मैस और मोमेंटम, यानी कि इक्विलिब्रियम अगर आप कहते हैं सिस्टम इक्विलिब्रियम में है विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी के हिसाब से, यानी कि कोई आपके हीट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर इक्वल एनर्जी है, मैस के हिसाब से करें मोमेंटम के हिसाब से करें, यानी कि दोनों साइड पे आपके पास जो है वो चीजें सेम है। नो टेम्परेचर प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स, यानी कि आपके पास अगर टेम्परेचर प्रेशर के हिसाब और कंसंट्रेशन के हिसाब से देखें तो सारी चीजें आपस में बराबर हैं। टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा, प्रेशर डिफरेंस होगा इक्विलिब्रियम नहीं होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा, ठीक है। ऑल दी थिंग्स मस्ट बी सेम। उसके बाद नो रिएक्शन अकरिंग, इसको क्या कहेंगे जी, केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी कि आपके पास कोई रिएक्शन अकर नहीं कर रहा, आपके पास जो है क्या है जी, रिएक्शन है, फीड फॉरवर्ड और फीड बैक बोथ आर इक्वल, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे जी, आपके पास जो रिएक्टिंग सिस्टम है इज इन केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है फेज इक्विलिब्रियम। फेज इक्विलिब्रियम क्या होता है जी, यानी आपके पास जो भी फेज हैं, एक है, दो है, तीन है, फेजेस हैं जो आपके पास वो क्या है जी, आपस में इक्विलिब्रियम में है, यानी कि उनके अंदर फेजेस के अंदर कोई भी आपके पास चेंजिंग नहीं आ रही, ठीक है। मींस दैट द फेजेस प्रेजेंट इन द सिस्टम आर इनवेरिएंट, ठीक है। फेजेस जो आपके पास सिस्टम के अंदर है, दो हैं, तीन है, चार है, वट जो भी है, ठीक है, दो या तीन होंगे मोस्टली, यानी कि सॉलिड लिक्विड होगा, लिक्विड सॉलिड हो सकता है, सॉलिड गैस हो सकती है, या तीनों हो सकते हैं, तो आपके पास क्या होने चाहिए जी, इन इक्विलिब्रियम होना चाहिए। आगे आपके पास फेज की डेफिनेशन, हाँ जी कोई बता सकता है व्हाट इज फेज की क्या डेफिनेशन है या एग्जांपल?
शाबाश, बोले, ये बता सकते हैं जी व्हाट इज फेज? हाँ जी, सर हालत कोई कहते हैं कि वो लिक्विड में है, गैस में है या सॉलिड में है। उसके अलावा उसको स्टेट नहीं कहेंगे, ये फेज कहेंगे। हम्म? सर जिसमें तमाम प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म हो। जिसमें जो केमिकली या फिजिकली यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट। आपके पास लेट्स सपोज आपके पास वाटर है, या आपके पास कोई शरबत है, या आपके पास कोई भी लिक्विड है या सॉलिड है, व्हाटएवर वो, यानी कि केमिकली या फिजिकली, यानी कि आप टॉप से गिलास ले लें, उसका भर लें सॉलिड का, या बॉटम से भर लें, या टॉप से आपके पास लिक्विड लें या बॉटम से लें, आपके पास सेम सेम उसकी क्या हो, कंपोजिशन होनी चाहिए, सेम होना चाहिए केमिकली और फिजिकली, देखने में भी और केमिकली में वो क्या यूनिफॉर्म हो। यानी कि आपके पास अगर शरबत है तो वो आपका एक यूनिफॉर्म होना चाहिए मिक्सचर। ठीक है, तो जो भी यूनिफॉर्म और केमिकली और फिजिकली यूनिफॉर्म होगा तो उसको हम सिंगल फेज का नाम दे देंगे। ठीक है जी, यानी कि लेट सपोज ऑयल और वाटर की एग्जांपल ले लें। आप क्या होगा जी, ऑयल और वाटर को आपस में मिक्स करें तो क्या होता है जी, बोले शाबाश। सर वो फेजेस बन जाती हैं आपस में। हाँ जी सर, ऊपर वाला एक अलग केमिकली और फिजिकली होगा, नीचे वाला एक अलग। ऊपर से आप डालेंगे तो आपके पास ऑयल आएगा, तो नीचे से डालेंगे क्या आएगा जी, वाटर आएगा। तो यानी कि आपके पास दो चीजें आपको केमिकली और फिजिकली डिस्टिंक्शन कर रही हैं कि यहाँ से नीचे एक अलग फेज जा रहा है, यहाँ से ऊपर एक अलग फेज है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं जी, फेज। तो इस केस में कितने फेजेस हो जाएंगे, 2 फेजेस। ठीक है, ऊपर वाला फेज क्या हो जाएगा आपके पास, ऑयल वाला फेज है, नीचे वाला कौन सा फेज है जी, वाटर। वाटर वाला। तो केमिकल कितने होंगे जी, कंपोनेंट्स कितने होंगे यहाँ पे, सर दो कंपोनेंट। कंपोनेंट विल आल्सो बी 2। कौन कौन से, एक आपके पास ऑयल का और एक वाटर वाटर। का। ठीक है, अच्छा आगे क्या है जी, फेज वाली डेफिनेशन होगी। आगे एक आता है जी इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कोई बता सकता है जी, ये आपने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ी होंगी, व्हाट इज इंटेंसिव एंड व्हाट इज एक्सटेंसिव, बोलें शाबाश। हाँ जी, बता सकते हैं जी, ये नहीं खालिद। सर जो क्वालिटी पे डिपेंड ना करती हूँ। क्वालिटी पे नहीं, कोई और तो जो आपने मैटर पे डिपेंड नहीं करती वो सर आई intense- थिंक जो टाइम के हिसाब से चेंज ना हो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ना जी, आपने थर्मोडायनामिक्स पढ़ा है, कोई नहीं पढ़ा, पढ़ा हो गया। सर पढ़ी थी ये दोनों डेफिनेशन। अच्छा, आपने उसको याद इस तरह करना है, इंटेंसिव का मतलब है इन से आपने याद करना है इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ मैस। ठीक है, वो कौन सी प्रॉपर्टी होंगी जी, इंटेंसिव। ठीक है, इज इट क्लियर? और जो एक्सटेंसिव सर है वो आवाज आपकी कट गई थी, दोबारा बता देना जरा। इन से याद रखना है, इंटेंसिव से आपने याद रखना है इन स्टार्ट मतलब तो इंडिपेंडेंट ऑफ मैस। ठीक है, ओके सर। और जो एक्सटेंसिव है वो डिपेंडेंट ऑन मैस। सही है, तो जो प्रॉपर्टी आपकी मैस पे डिपेंड नहीं करती उसको क्या कहते हैं जी, इंटेंसिव, इंडिपेंडेंट ऑफ मैस। जो प्रॉपर्टी आपकी मैस पे डिपेंड करती है तो वो क्या थी, एक्सटेंसिव। ठीक है, तो एग्जांपल बता सकते हैं, व्हाट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, व्हाट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एग्जांपल। ये चीजें सारी आपने पढ़ी हुई हैं जी, बोलें शाबाश। सर कलर, टेस्ट, कलर, टेस्ट, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह। अच्छा देखो कुदरती टेस्ट, और एक्सटेंसिव मैथ वॉल्यूम लेंथ। समझ नहीं आई। कलर
कलर हो सकता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ मैस। अब आप यानी कि फॉर एग्जांपल आपका पानी का कलर देख लें, लेट्स सपोज, या आपके पास जामशीरी का कलर है, ठीक है जी, वो अगर थोड़ा सा भी आधा गिलास भी है तो तब भी उसका रेड कलर है। अगर आपके पास एक ड्रम भरा हुआ है तो वो भी रेड कलर है, ठीक है। तो मैस आपके पास एक गिलास हो या आपके पास मैस एक ड्रम हो या एक टैंकी हो, तो वो दोनों का कलर क्या है जी, सेम है, तो ये इंडिपेंडेंट होगी, ठीक है। या इसके अलावा टेम्परेचर देखना जी, टेम्परेचर आपके पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो किस तरह जी, तो बता सकते हैं जी? Yusuf Tanadar, Ansar Imtiaz, Aisha Kausar. How temperature is सर वो independent? वो डिपेंडेंट नहीं है, मैथ पे डिपेंडेंट नहीं है वो। किस तरह? सर इसी तरीके से जितना कलर का आपने बताया कि टेम्परेचर होता है हर किसी मैथ थोड़ा हो या ज्यादा हो उसका टेम्परेचर मौजूद हो। एग्जांपल दे देना। फिलहाल के तौर पर अगर आपके पास क्या कहते हैं, आपके पास कूलर में पानी पड़ा है ठंडा, ठीक है, तो सर आइस की भी हो सकती है एग्जांपल। मतलब कोई भी चीज अगर उसका टेम्परेचर एक, अब आइस का एक छोटा ब्लॉक ले लें, बड़ा ब्लॉक ले लेंगे, दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, जीरो होगा, सेम टेम्परेचर पे होंगे, ठीक है। या स्टीम आपके पास, या गैस है, या आपके पास लिक्विड है, ठीक है। अब लिक्विड का एक ड्रम भरा हुआ है, वो आपके अगर एक सारा लिक्विड है ना, मिसाल के एक ड्रम, उसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके अंदर पानी, गर्म पानी है, तो आप उसमें से एक गिलास भरें तो उसका टेम्परेचर फाइंड करेंगे तब भी 50 होगा, और एक ड्रम का फाइंड करेंगे तब भी 50 होगा। यानी कि आप मैस थोड़ा ले लें, ज्यादा ले लें, टेम्परेचर सेम है, ठीक है जी। इसलिए टेम्परेचर आपके पास क्या होगा जी, इंडिपेंडेंट। अच्छा, इसको द फेज रूल इज कंसर्न ओनली विद द इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे फेज रूल, ठीक है। तो वहां पे आपने याद रखना कि फेज रूल आपका कंसर्न किस से करता है जी, ओनली इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। तो ये ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, बाय इंटेंसिव वी मीन प्रॉपर्टी दैट डोंट डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ मटेरियल प्रेजेंट, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल प्रेजेंट, यानी कि आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मैस हो, इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल हो, इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल हो, ठीक है। if you think about the property we have employed so far in this book, do you get the feeling that the pressure and temperature are independent of the amount of material present? yes, ठीक है। टेम्परेचर और प्रेशर आपके पास क्या जी, आर इंडिपेंडेंट ऑफ मैस है। अगर आप थोड़ी ले लें या ज्यादा लेंगे तो प्रेशर उसका, ये आपने खुद देख लेना है, ठीक है। आगे कंसंट्रेशन इज एन इंटेंसिव वेरिएबल, बट व्हाट अबाउट वॉल्यूम। आप कंसंट्रेशन देख लें, अगर आपके पास मीठा पानी है तो ऊपर से भर लें या नीचे से भर लेंगे तो उसके क्या होगा जी, टेस्ट सेम होगा, ठीक है। वहां पे चीनी की कंसंट्रेशन सेम होगी तो वो क्या हो जाएगा जी, इंटेंसिव वेरिएबल। तो वॉल्यूम क्या है जी, वॉल्यूम ऑफ क्या है जी, आपके पास दी टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज एन एक्सटेंसिव वेरिएबल। आप टोटल वॉल्यूम जब आप चीज़ों को मिलाएंगे तो वो एक्सटेंसिव, वो क्या है जी, मैथ पे डिपेंड करेगी। अगर मैथ थोड़ा है तो वो क्या होगा जी, आपका तो आपका वॉल्यूम कम होगा। अगर मैथ ज़्यादा हो जाएगा तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा जी, ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि मैथ के हिसाब से उसकी चेंजिंग आएगी वॉल्यूम के अंदर, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर अगर एक चीज़ का वॉल्यूम है, उसका मैस 1 किलोग्राम है तो वो उसका वॉल्यूम क्या होगा, लेट्स सपोज 1 मीटर क्यूब, ठीक है। अगर मैस 2 किलोग्राम होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा जी, 2 मीटर क्यूब, ठीक हो गया। तो इस तरह करके यानी कि आप जब चीज़ की क्वांटिटी बढ़ेगी, चेंज होगी, उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज होगी, तो वो जो प्रॉपर्टी चेंज होगी उसको क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव वेरिएबल। तो इस तरह टोटल, इस तरह वॉल्यूम भी आपके पास क्या है जी, एक्सटेंसिव वेरिएबल, because it does not depend on how much material you have. The specific volume or the density on the other hand, अगर जब भी आपका वर्ड स्पेसिफिक आ जाएगा तो आपकी जिस वो क्या प्रॉपर्टी बन जाएगी, एक्सटेंसिव से इंटेंसिव बन जाएगी प्रॉपर्टी। लेट्स सपोज अगर वॉल्यूम आपके पास एक्सटेंसिव वेरिएबल है, ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन जब आप वॉल्यूम के साथ स्पेसिफिक कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा जी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगा। हो किस तरह बन जाएगा इंटेंसिव, बता सकते हैं कोई?
why specific volume is an intensive property या intensive variable? सर उसके वॉल्यूम फिक्स कर दिए जाते हैं। उसका यानी कि स्पेसिफिक वॉल्यूम आता है वॉल्यूम पर यूनिट मास, यानी कि एक यूनिट मास का वॉल्यूम आपने फिक्स कर दिया। तो अगर लेट्स सपोज अगर आप कहते हैं जी एक चीज का अगर 1 किलोग्राम मास है तो उसका वॉल्यूम 5 है, तो आपने स्पेसिफिक कर दिया। अगर 10 आ जाएगा, 10 किलोग्राम मास है तो वॉल्यूम कितना बन जाएगा? 50 मीटर क्यूब। अगर आपके पास 20 किलोग्राम है तो वॉल्यूम कितना आएगा? 100 मीटर क्यूब, क्योंकि आपने फिक्स कर दिया कि 1 किलोग्राम का वॉल्यूम कितना है जी? 5 मीटर क्यूब। ठीक है, इसी तरह जो भी आप चीज उसकी फिक्स कर देंगे, स्पेसिफिक कर देंगे, यानी कि ये कह लें कि हमने फिक्स कर दिया कि हमने जब बंदे को खाना डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हर बंदे को स्पेसिफिक रोटी देनी है, यानी कि हर बंदे को स्पेसिफिक नंबर ऑफ रोटीज हमने डिलीवर करनी है, हर बंदे को हमने 2-2 ब्रेड डिलीवर करनी है। ठीक है, वो क्या होगा? इट्स स्पेसिफिक, यानी कि आपने स्पेसिफिक कर दिया, फिक्स कर दिया है। तो इसी तरह स्पेसिफिक वॉल्यूम यानी कि आपने मैथ के हिसाब से वॉल्यूम क्या कर दिया? फिक्स कर दिया है। ठीक, तो इसी तरह कोई भी प्रॉपर्टी है वो जब आप स्पेसिफिक का वर्ड साथ आ जाएगा तो वो डेंसिटी से, अगर वो पहले एक्सटेंसिव थी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इंटेंसिव में। यहां तक कोई कंफ्यूजन है जी? पूछे, शाबाश। बोले शाबाश। Is there any question? नो सर। आगे चले। नो सर। यस सर। आगे आपके पास गिब्स फेस रूल है जी। अच्छा, गिब्स फेस रूल आप के पास क्या होता है? F इज इक्वल टू 2 माइनस पी प्लस सी या C माइनस पी प्लस 2। ठीक है, जिस तरह आपको याद हो सकता है आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं जी? फेज रूल, गिब्स फेज रूल या फेज रूल। तो इसके लिए 2 अजम्पशन है कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। दिस रूल कैन बी अप्लाइड ओनली टू सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, यानी कि आपके पास सिस्टम क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। assuming that not chemical reaction occur, यानी कि आपके पास ना कोई फेस चेंज हो रहा हो, ना कोई आपके पास फोर्सेस चेंज हो रही हो, ना आपके पास कोई रिएक्शन हो रहा हो, यानी कि आपका सिस्टम मस्ट बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो फेस रूल आपके पास ये ऊपर आपने पढ़ा, द फेस रूल इज कंसर्न विद द इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो नंबर ऑफ यानी कि इसका मकसद ये होता है फेज रूल कि आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम है, तो आप वहां से डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको बताता है कि आपको मिनिमम कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स रिक्वायर्ड है, इंटेंसिव वेरिएबल्स आपको रिक्वायर्ड है आपको सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, उसको क्या कहते हैं जी? फेज रूल। इनके कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स मिनिमम आपके पास इंटेंसिव वेरिएबल हों तो आप क्या कर सकते हैं? सिस्टम की तमाम प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर आपके पास है तो आप बाकी क्या चीज़ें निकाल सकते हैं, लेट्स सपोज। ठीक है, ये इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा किसी भी सिस्टम का। यानी वहां से आप क्या करेंगे जी? मैंने 1 मिनट रह गया, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूं और आपने दोबारा लॉग इन होना है जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे फिर कंटिन्यू करते हैं जी। दोबारा लॉग इन हो, शाबाश।